जी बेटा, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, लास्ट टाइम हमने जो है चैप्टर नंबर 6 जो है ये कंप्लीट किया था। ठीक है जी, केमिकल इक्विलिब्रियम जो है वो हमने चैप्टर कंप्लीट किया है लास्ट टाइम, और रिकॉर्डिंग जो है वो मैंने आपको लास्ट लेक्चर की सेंड कर दी थी आज। तो अब ये है कि जितने भी लेक्चर्स हमारे अब तक हो चुके हैं वो सारे के सारी रिकॉर्डिंग्स जो है वो अब तक की सारी अपलोड कर चुका हूँ मैं। ठीक है, कुछ टेस्ट बाकी हैं सेंड करने वाले, वो थोड़ा सा मैं वर्क कर रहा हूँ उनके ऊपर। तो इंशाल्लाह ताला 1 से 2 दिन के अंदर जो है पिछले जो चैप्टर्स के टेस्ट हैं वो भी जो है वो आपको सेंड कर दूंगा। ठीक है। अच्छा, अब न्यू चैप्टर जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज़ सोल्यूशन एंड इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, आपकी बुक के हिसाब से चैप्टर नंबर 7 सोल्यूशन एंड इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, बेसिकली इसमें मेन जो हमने चीज़ें डिस्कस करनी है, सोल्यूशंस के बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। ठीक है, सोल्यूशंस की कैलकुलेशन भी हम देख चुके हैं, तो एज सच हमने कोई सोल्यूशंस के बारे में तो ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करनी। मेनली जो हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को डिस्कस करेंगे और साथ साथ एसिड बेस का कॉन्सेप्ट। ठीक है, पीएच का कॉन्सेप्ट, पीकेए, पीकेबी, बफर सोल्यूशंस क्या होते हैं, हाउ टू कैलकुलेट द पीएच ऑफ बफर सोल्यूशन। ठीक है, तो ये कुछ थोड़ी चीज़ें हैं जो हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। अगेन काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, एंट्री पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी क्वेश्चंस बन सकते हैं इसके अंदर से। ठीक है, तो काफ़ी सारी चीज़ें नोट करने वाली हैं इस चैप्टर के अंदर। इसकी रीडिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ऑल्दो पूरी बुक की रीडिंग ही इंपॉर्टेंट है। बहुत दफ़ा पहले भी कह चुका हूँ, फिर दोबारा कहूँगा बेटा कि दोनों जो आपकी बुक्स हैं, खासतौर पर सिंध बोर्ड की बुक तो आपने लाजमी पूरी रीड करनी है, प्लस फेडरल बोर्ड भी आप जब तक रीड कर सकते हैं तो कोशिश करें उसको भी रीड करने की। ठीक है। अच्छा जी, चलें हम स्टार्ट कर लेते हैं अपना टॉपिक। अच्छा जी, तो solution and electrolytes। ठीक है जी, ये हमारे पास चैप्टर है। अच्छा, थोड़ा सा ज़रा हम सोल्यूशंस को देख लेते हैं। सोल्यूशन की हम ऑलरेडी वैसे बात कर चुके हैं। ठीक है जी, मतलब सोल्यूशन को आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि व्हेन 2 और मोर कंपाउंड्स और एलिमेंट्स, ठीक है, आर इन होमोजीनियस फेज और इन सिंगल फेज। ठीक है, बेसिकली सोल्यूशन क्या है, सिंगल फेज मिक्सचर है या आप कह लें कि होमोजीनियस मिक्सचर है। व्हाट इज़ अ सोल्यूशन? इट इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, सोल्यूशन बेसिकली क्या है, इट इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर, और आप कह सकते हैं कि सिंगल फेज मिक्सचर। सिंगल फेज मिक्सचर मतलब जिसमें चीज़ें जो है वो एक ही फेज में आपको नज़र आ रही हैं। सॉल्ट को आपने वाटर में डिसॉल्व किया तो वो सिंगल फेज बन जाएगा। ठीक है, तो दैट इज़ जस्ट सिंपली सोल्यूशन। इट इज़ मेड अप ऑफ आइदर मॉलिक्यूल्स, एटम्स और आयंस ऑफ 2 और मोर डिफरेंट कंपोनेंट्स। ठीक है जी, इसमें 2 डिफरेंट एलिमेंट के एटम्स मतलब मौजूद हो सकते हैं, किसी एलिमेंट और कंपाउंड के पार्टिकल्स मौजूद हो सकते हैं, आयंस मौजूद हो सकते हैं। NaCl डिजॉल्व इन वाटर, तो मतलब आयंस डिजॉल्व इन वाटर मॉलिक्यूल्स। जब मैं ये बात करता हूँ कि जी NaCl डिजॉल्व्स इन वाटर, तो दैट मीन्स यहाँ पे क्या हुआ है कि NaCl जो है बेसिकली आयनिक कंपाउंड है। तो जब आप NaCl को पानी में डिजॉल्व करेंगे तो हम क्या कह सकते हैं कि आयंस डिजॉल्व्ड इन वाटर मॉलिक्यूल्स, H2O मॉलिक्यूल्स, आयंस डिजॉल्व्ड इन वाटर मॉलिक्यूल्स। ठीक, इसी तरीके से अगर लेट से सपोज हम कहते हैं कि अल्कोहल या आप कह लें कि शुगर डिजॉल्व इन वाटर, चलें हम ये कह लेते हैं शुगर डिजॉल्व्स इन वाटर। तो अब ये क्या है, नाउ दिस इज शुगर मॉलिक्यूल्स डिजॉल्व इन वाटर मॉलिक्यूल्स। शुगर मॉलिक्यूल्स, क्योंकि शुगर आयंस में नहीं टूटेगा, शुगर क्या है, मॉलिक्यूल्स डिजॉल्व इन
वाटर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो ये डिफरेंट आपके पास मिक्सचर्स मौजूद है, सॉल्यूशंस मौजूद हैं। यहाँ पे पहली एग्जांपल में हमने देखा आयंस का मिक्सचर किसके साथ, मॉलिक्यूल्स के साथ। दूसरी एग्जांपल में शुगर मॉलिक्यूल्स यानी मॉलिक्यूल डिसॉल्व्स इन वाटर मॉलिक्यूल्स। तो ये जस्ट सिंपल जो है वो आप देख लें कि लाजमी नहीं है कि आपके पास जो पार्टिकल्स हैं वो डिफरेंट टाइप हो सकता है। आयंस डिसॉल्व हो मॉलिक्यूल्स में, मॉलिक्यूल्स डिसॉल्व इन मॉलिक्यूल्स, और एटम्स डिसॉल्व इन मॉलिक्यूल्स, तो ये कुछ भी हो सकता है। ठीक है, नाउ देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस। अगर हम जस्ट सिंपल सोल्यूशन, क्योंकि स्टेट्स ऑफ मैटर आपके पास 3 है, तो उस हिसाब से देखें तो टोटल 9 टाइप्स ऑफ सोल्यूशन मिल जाते हैं। ठीक है, सॉलिड डिसॉल्व्स इन सॉलिड, सॉलिड डिसॉल्व्स इन लिक्विड, सॉलिड डिसॉल्व्स इन गैस, गैस डिसॉल्व्स इन सॉलिड, गैस लिक्विड डिसॉल्व्स इन गैस, और सॉलिड डिसॉल्व्स इन गैस। इसी तरीके से आप लिक्विड के लिए भी दे सकते हैं। तो टोटल देयर आर 9 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस हम कह सकते हैं, या मिक्सचर्स आप कह सकते हैं कि 9 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स। ठीक है जी, तो ये तो जस्ट सिंपल हमने सोल्यूशन और मिक्सचर को देख लिया कि क्या होते हैं। ठीक, सॉल्यूट सॉल्वेंट को आपको आइडिया है। अच्छा, इसमें एक और चीज़ जो हमने डिस्कस करनी है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कोलाइगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सोल्यूशन। व्हाट आर कोलाइगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सोल्यूशन? कोलाइगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सोल्यूशन। ठीक है जी, कोलाइगेटिव प्रॉपर्टीज क्या है? यानी बेसिकली हम सोल्यूशन की बात पहले भी कर चुके हैं, आपको मोलर कंसंट्रेशंस का आइडिया है, सब कुछ मालूम है। ठीक है, नेक्स्ट जस्ट कुछ टर्म्स हैं जो हमने डिस्कस करनी है। तो कोलाइगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सोल्यूशन जो है ये बेसिकली क्या है कि हम ये कहते हैं कि द प्रॉपर्टीज ऑफ सोल्यूशन दैट डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। प्रॉपर्टीज ऑफ सोल्यूशन यानी सोल्यूशन की डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती हैं। अब वो प्रॉपर्टीज ऑफ सोल्यूशन दैट डिपेंड्स अपॉन number of solute and solvent molecules or ions, and solvent molecules और आइंस। ठीक है जी, प्रॉपर्टीज ऑफ सोल्यूशन, वो प्रॉपर्टीज जो डिपेंड करेंगी किसके ऊपर, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स कितने एंड सॉल्वेंट पार्टिकल्स और आइंस कितने मौजूद हैं। ठीक है, तो ऐसी प्रॉपर्टीज जो आप कह लेंगे जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स के ऊपर डिपेंड करेंगे, सोल्यूशन में कितने पार्टिकल्स मौजूद हैं, दैट प्रॉपर्टीज आर नोन एज कोलाइगेटिव प्रॉपर्टीज। ये प्रॉपर्टीज कहलाएंगी कोलाइगेटिव प्रॉपर्टीज। फॉर एग्जाम्पल वेपर प्रेशर। ठीक है जी, हम कह सकते हैं फॉर एग्जांपल वेपर प्रेशर इज अ कोलाइगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, वेपर प्रेशर जो है ये डिपेंड करेगा नंबर ऑफ पार्टिकल्स के ऊपर। यानी लेट्स से अगर आपके पास सिर्फ प्योर वाटर है तो वेपर प्रेशर कुछ और होगा। अब अगर हम उस प्योर वाटर में NaCl ऐड कर देते हैं, ठीक है, आयंस ऐड हो गए, तो अब आप कह लेंगे उस मिक्सचर का जो वेपर प्रेशर है वो चेंज हो जाएगा। और वो चेंज किस वजह से हुआ है? बिकॉज नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स जो हैं वो आपने सॉल्यूट ऐड किया है, तो उसमें सॉल्यूट के आयंस जो हैं उनका इजाफा हो गया। ठीक है, तो वेपर प्रेशर ये आप कह लें कि बेसिकली कोलाइगेटिव प्रॉपर्टीज़ के अंदर आएगा। इसी तरीके से बॉइलिंग पॉइंट ये आप पढ़ते आते हैं कि जी मिक्सचर्स के बॉइलिंग पॉइंट जो है वो वेरी करते हैं ओरिजिनल प्योर सब्सटेंसेस से। ठीक है, और किस तरह से वेरी करते हैं वो भी हम आगे देखेंगे। इसी तरीके से फ्रीजिंग पॉइंट। तो ये कुछ आपके पास कोलाइगेटिव प्रॉपर्टीज़ हैं, यानी दे डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन्वॉल्व, कि कितने पार्टिकल्स इन्वॉल्व हैं इसके ऊपर डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल आप जब किसी मिक्सचर में किसी प्योर, जैसे अभी हमने बात की कि वाटर के अंदर जब आप NaCl ऐड करेंगे तो वाटर का जो वेपर प्रेशर है इट विल डिक्रीज। ठीक है, यानी लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। क्यों कम हो जाएगा वो भी आगे बात कर लेते हैं, बट दे आर जस्ट सिंपली कोलाइगेटिव प्रॉपर्टी। यानी प्योर वाटर का वेपर प्रेशर कुछ और होगा और जब आप उसमें NaCl ऐड करेंगे तो उसका वेपर प्रेशर जो है वो कम हो जाएगा NaCl के ऐड करने से। यानी व्हेन वी ऐड, हम सिंपली कहते हैं कि व्हेन वी ऐड अ नॉन वॉलेटाइल सब्सटेंस इनटू अ सॉल्वेंट, व्हेन वी ऐड a non-volatile substance, NaCl क्या है? non-volatile substance है, non-volatile substance into a solution or a mix into a solvent, the
lowering of vapor pressure occurs. ठीक है जी, when we add a non-volatile substance into a solvent, the lowering of vapor pressure occurs. Vapor pressure जो है ये गिर जाता है, कम हो जाता है. क्यों कम हो जाता है? क्योंकि वेपर प्रेशर आपने पढ़ा था क्या था? इट इज़ द नंबर ऑफ वेपर्स प्रेजेंट ओवर द सरफेस ऑफ लिक्विड. ठीक है जी. तो जब आप NaCl में, पानी में NaCl ऐड करते हैं, लेट्स से हम कह रहे हैं कि ये हमारे पास बीकर है जिसमें वाटर मौजूद है. ठीक है, अब इसका कुछ भी वेपर प्रेशर होगा, ये वेपर्स जो है वो बन रहे हैं. ठीक है, दीज आर वेपर्स. ठीक है, अब जब आप इसमें NaCl ऐड करते हैं, व्हेन वी ऐड NaCl इन दिस, तो NaCl जो है ये आयंस की फॉर्म में सोल्यूशन में आएगा. और अभी हम आगे देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक में कि इट स्टार्ट डेवलपिंग अट्रैक्शन विद वाटर मॉलिक्यूल. जो आयंस हैं दे स्टार्ट अट्रैक्टिंग वाटर मॉलिक्यूल्स. ये वाटर मॉलिक्यूल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना शुरू करते हैं. कैसे अट्रैक्ट करना शुरू करते हैं वो हम आगे बात करते हैं, बट फिलहाल आप समझ लें कि दे आर अट्रैक्टिंग वाटर मॉलिक्यूल्स. एंड बिकॉज वाटर मॉलिक्यूल्स गेट अट्रैक्टेड टूवर्ड्स दीज आयंस, देयर टेंडेंसी ऑफ गेटिंग वेपराइज्ड विल डिक्रीज. ठीक है, एज वाटर मॉलिक्यूल्स are attracted towards NaCl ions, their ability to vaporize will डिक्रीज. यानी इनका जो वेपराइज होने की एबिलिटी थी वो कम हो जाएगी, क्योंकि NaCl इनको अपनी तरफ खींच रहा है, तो इनमें वेपराइज होने की एबिलिटी कम हो जाएगी. तो हम कहेंगे कि द लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर अकर्स व्हेन वी ऐड NaCl इन वाटर. द लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर अकर्स. वेपर प्रेशर जो है ये कम हो जाता है. और जब वेपर प्रेशर कम हो जाएगा, जब वेपर प्रेशर गिरेगा, तो इसका मतलब आप ये कह सकते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट देर से अचीव होगा. बिकॉज बॉइलिंग पॉइंट क्या है कि व्हेन द वेपर प्रेशर बिकम्स इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर. ठीक है, व्हाट वाज बॉइलिंग पॉइंट? याद होगा आप सबको बॉइलिंग पॉइंट क्या है. बॉइलिंग पॉइंट क्या है कि व्हेन वेपर प्रेशर बिकम्स इक्वल टू. ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट को हम डिफाइन कर रहे हैं. तो बॉइलिंग पॉइंट क्या है? व्हेन वेपर प्रेशर बिकम्स इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर. तो अगर वेपर प्रेशर कम हो गया ऑन एडिंग NaCl, इफ वेपर प्रेशर डिक्रीजेस, अगर वेपर प्रेशर कम हो गया है तो इसका मतलब ये देर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होगा. तो दैट मीन्स इफ वेपर प्रेशर डिक्रीजेस, बॉइलिंग पॉइंट ऑल्सो डिक्रीजेस. ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट भी जो है वो देर से अचीव होगा. तो दैट मीन्स हम इसको कह सकते हैं कि एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा. अगर बॉइलिंग पॉइंट देर से अचीव होगा, लेट से पानी ने 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर बॉयल होना था, अब आपको उसको और ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा. ठीक है, ताकि वो उस वेपर प्रेशर तक पहुँचे जहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो. तो इफ लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर अकर्स, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट अकर्स. ठीक है, ये आप ध्यान में रख सकते हैं कि इफ लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर अकर्स, जैसे जैसे वेपर, और ये लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर किस वजह से हुई है? ड्यू टू एडिशन ऑफ नॉन वॉलेटाइल सब्सटेंस. ठीक है, आपने NaCl ऐड किया जिसकी वजह से लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर हुई, एंड विच कॉजेज एन एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट. तो व्हेन लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर अकर्स, when lowering of vapor pressure occurs, this causes an elevation in boiling point. In boiling point, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट. ठीक है, तो बॉइलिंग पॉइंट जो है वो एलिवेट कर जाएगा, देर से सब्सटेंस बॉयल होगा. सेम इसी तरीके से आप कह सकते हैं कि फ्रीजिंग पॉइंट पर भी इफेक्ट आएगा. व्हेन वी ऐड अ नॉन वॉलेटाइल सब्सटेंस, आप जब नॉन वॉलेटाइल सब्सटेंस ऐड कर रहे हैं, ठीक है, तो वाटर फ्रीजेज एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड. वाटर जो है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर फ्रीज होता है. फ्रीजिंग क्या है कि सर्टेन इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शंस डेवलप सो दैट पार्टिकल्स कैन नॉट मूव. ठीक है, तो व्हेन द सब्सटेंस कन्वर्ट्स इनटू सॉलिड फेज, तो जब आप कोई नॉन वॉलेटाइल सब्सटेंस ऐड करते हैं, ऑन एडिंग अ नॉन वॉलेटाइल सब्सटेंस, तो वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो भी देर से अचीव होगा. ठीक है, फॉर एग्जांपल इफ वाटर फ्रीजेज एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, नाउ इट विल फ्रीज एट
लेट से -4 और -2, वो हम जो है बात नहीं कर रहे, बट हम सिंपल ये कह रहे हैं कि ऑन एडिंग, यानी जिस तरह से एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट है, सेम इसी तरीके से डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट अकर्स। ठीक है, तो डिप्रेशन दिस कॉजेज द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ये तो हमने बॉइलिंग पॉइंट की बात कर ली। एंड सेम इसी तरीके से हम कह सकते हैं कि ऑन एडिंग अ नॉन वॉलेटाइल सब्सटेंस, ऑन एडिंग अ नॉन वॉलेटाइल सब्सटेंस in solvent, on adding a non-volatile substance in solvent, the depression of freezing point occurs. ठीक है जी, तो डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट अकर्स। तो बेसिकली फिर आप ये प्रॉपर्टी जो है वो यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल डिफरेंट एंटी फ्रीज जो है वो यूज़ किए जाते हैं, खैर हम उतनी डिटेल में नहीं जाते। लेट से इथाइलिन ग्लाइकोल जो है कार इंजन्स के अंदर इथाइलिन ग्लाइकोल को यूज़ किया जाता है। इथाइलिन ग्लाइकोल ठीक है, तो दिस इज़ अ नॉन वॉलेटाइल सब्सटेंस। इथाइलिन ग्लाइकोल जो है ये क्या है, इट इज़ अ नॉन volatile substance. तो when we add ethylene glycol in water, ठीक है, फॉर एग्जांपल आपने कार रेडिएटर के अंदर जो है पानी आपने रखा हुआ है, अब अगर आप कार इंजन में इथाइलिन ग्लाइकोल ऐड कर रहे हैं, ठीक है, एंटी फ्रीजिंग एजेंट के तौर पे इसको ऐड किया जाता है। ठीक है, तो कूलेंट जिसे हम आमतौर पे कह रहे होते हैं, तो इथाइलिन ग्लाइकोल जब आप ऐड कर रहे हैं विच इज़ अ नॉन वॉलेटाइल सब्सटेंस, तो आप कह लें कि गर्मियों के सीज़न में ये सिंपली क्या करेगा कि वाटर को जो मतलब वाटर का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो बढ़ा देगा। ठीक है, तो वो पानी जो खुश्क हो जाता है ऑन अ हॉट डे, तो वो उसको खुश्क होने से रोक रहा है, एक तरह से उसके बॉइलिंग पॉइंट को उसने एलिवेट कर दिया है। ठीक है, इसी तरीके से कोल्ड सीजन्स के अंदर हमारे पास तो खैर इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती, बट ऐसी जगहों पे जहाँ बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ती हो तो वहाँ पे पानी फ्रीज़ हो जाता है, तो वो एंटी फ्रीजिंग एजेंट जो है वो उसके फ्रीजिंग पॉइंट को डिप्रेस कर देता है। तो इसका मतलब बजाय 0 डिग्री सेंटीग्रेड के वो और ज़्यादा पीछे जाके जो है वो फ्रीज़ हो रहा होगा। ठीक है, तो इस तरह से आप ये जो एंटी फ्रीजिंग एजेंट्स हैं, जो कूलेंट हैं, ये बेसिकली क्या कर रहे होते हैं कि ये बॉइलिंग पॉइंट को बढ़ा देते हैं और फ्रीजिंग पॉइंट को कम कर देते हैं। ठीक है, तो दिस कैन बी इथाइलिन ग्लाइकोल जो है इट इज़ यूज्ड एज अ एंटी फ्रीजिंग एजेंट, या जिसे आप कूलेंट भी कह सकते हैं, एंटी फ्रीज एजेंट और कूलेंट। इसके अलावा भी डिफरेंट यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, बट आप इसकी एग्जांपल 1 मिनट बेटा ज़रा होल्ड कीजिएगा। जी, यहाँ तक बात क्लियर है बेटा, इसमें कोई कंफ्यूजन? ये तो हमने जस्ट थोड़ा सा सोल्यूशन से रिलेटेड बात कर ली, ऑल्दो ये आपको अपने यानी जो सिम बोर्ड का सिलेबस है उसमें ये इतनी डिटेल के अंदर ये चीज़ नहीं होगी। जस्ट सिंपल आपको कोलाइगेटिव प्रॉपर्टीज़ का आइडिया होना चाहिए कि व्हाट आर कोलाइगेटिव प्रॉपर्टीज़, डेफिनेशन जहन में रखें। ठीक है, बट थोड़ा सा इसको हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया, खासतौर पे ई कैट वालों के लिए जो है ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये चीज़ जो है वो आपको जहन में रखनी है। क्लियर है ये, इसमें कोई क्वेश्चन? ठीक है जी, तो ये जस्ट हमने बात कर ली कोलाइगेटिव प्रॉपर्टीज़ की कि कोलाइगेटिव प्रॉपर्टीज़ क्या होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं द डिफरेंस बिटवीन हाइड्रेशन एंड हाइड्रोलिसिस। हाइड्रेशन और हाइड्रोलिसिस में क्या डिफरेंस होता है? ठीक है, डिफरेंस बिटवीन हाइड्रेशन एंड हाइड्रोलिसिस। ठीक है जी, ये टर्म्स जो हैं ये आप काफ़ी ज़्यादा पढ़ते हैं, हाइड्रेशन, हाइड्रोलिसिस। हमने जस्ट ये देखना है थोड़ा सा, ऑल्दो आप सबको आइडिया होगा। ठीक है, जस्ट मैं थोड़ा सा इसको जो है वो डिस्कस करूँगा। ठीक है, हाइड्रेशन क्या है और हाइड्रोलिसिस क्या है। तो लेट्स से हम इसको अच्छा जी,
तो अगर हम हाइड्रेशन की बात करते हैं, ठीक है, हाइड्रोलिसिस, चलिए हम इसको हाइड्रोलिसिस एंड हाइड्रेशन, हाइड्रोलिसिस एंड हाइड्रेशन, ठीक है जी। तो अगर हम हाइड्रोलिसिस की बात करते हैं तो हाइड्रोलिसिस, दिस इज द केमिकल प्रोसेस, ठीक है। हाइड्रोलिसिस जो है इट इज अ केमिकल प्रोसेस, यानी आप कह लें कि एक तरह से ये केमिकल रिएक्शन है, इट इज अ केमिकल प्रोसेस। एंड हाइड्रेशन इज नॉट अ केमिकल प्रोसेस, नॉट अ केमिकल प्रोसेस, ये कोई केमिकल रिएक्शन नहीं है, ठीक है। हाइड्रेशन इज नॉट अ केमिकल रिएक्शन। न्यू कंपाउंड्स विल बी फॉर्म्ड व्हेन हाइड्रोलिसिस अकर्स। हाइड्रोलिसिस की अगर हम बात करें तो हम कहते हैं कि ड्यूरिंग हाइड्रोलिसिस न्यू कंपाउंड्स फॉर्म, नए कंपाउंड बनेंगे, ठीक है। जब हाइड्रोलिसिस होगी यू विल गेट न्यू कंपाउंड, न्यू कंपाउंड्स विल फॉर्म। और अगर हाइड्रेशन की बात की जाए तो न्यू कंपाउंड्स आर नॉट फॉर्म, नो न्यू कंपाउंड्स। हाइड्रेशन में कोई न्यू कंपाउंड्स जो है वो नहीं बन रहे होते, ठीक है। यहाँ पे आपके पास सिंपल पानी जो है वो ऐड हो रहा होता है। इसी तरीके से अगर हम बात करें कि वाटर मॉलिक्यूल्स ब्रेक डाउन इन हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस में क्या होगा, यानी ऑब्वियसली दोनों में वाटर इन्वॉल्व है। ड्यूरिंग हाइड्रोलिसिस वाटर मॉलिक्यूल्स ब्रेक्स डाउन, ड्यूरिंग हाइड्रोलिसिस वाटर मॉलिक्यूल्स ब्रेक्स डाउन, और यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल अटैच्ड विद दी आयंस, बिकॉज हाइड्रेशन अकर्स बिटवीन आयंस एंड वाटर मॉलिक्यूल्स। सॉल्यूट के जो आयंस होते हैं, अभी हम आगे इसको डिस्कस कर लेते हैं, बट हाइड्रेशन जो है ये किसके दरमियान होती है, आयंस और वाटर मॉलिक्यूल्स के दरमियान। तो यहाँ पे सिंपली क्या होता है कि वाटर मॉलिक्यूल अटैच विद द आयंस, सिंपली वाटर मॉलिक्यूल जो है ये आयन के साथ अटैच हो जाता है, टूटता नहीं है, ठीक है। एंड यहाँ पे जो आपका सोल्यूशन है हाइड्रोलिसिस में, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि इन हाइड्रोलिसिस द सॉल्ट सोल्यूशन बिकम आइदर एसिडिक और बेसिक, यानी यहाँ पे जो सोल्यूशन है उसकी पीएच चेंज हो जाती है। सिंपल हम ये कह सकते हैं कि द पीएच ऑफ सोल्यूशन चेंजेस इन हाइड्रोलिसिस, द pH ऑफ सोल्यूशन चेंजेस, ठीक है। एंड यहाँ पे आप कह सकते हैं कि नो चेंज इन द pH ऑफ सोल्यूशन, नो चेंज इन द pH ऑफ सोल्यूशन, सोल्यूशन की pH पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा होता, ठीक है। ये पॉइंट जहन में रखें कि हाइड्रोलिसिस इज अ केमिकल प्रोसेस, हाइड्रेशन इज नॉट अ केमिकल प्रोसेस। हाइड्रोलिसिस वेयर न्यू कंपाउंड फॉर्म्स, हाइड्रेशन में कोई नए कंपाउंड नहीं बनते। हाइड्रोलिसिस में वाटर मॉलिक्यूल ब्रेक हो जाता है, लाइसिस, नाम से पता लग रहा है, लाइसिस मींस ब्रेकेज, हाइड्रोलिसिस ब्रेकिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। वाटर मॉलिक्यूल्स अटैच विद आयंस, ठीक है। इसमें सिंपली क्या होगा, हाइड्रेशन में वाटर मॉलिक्यूल अटैच हो जाते हैं, और हाइड्रोलिसिस में पीएच ऑफ द सोल्यूशन चेंजेस। इवन योर आपकी जो सिंध बोर्ड की जो बुक है उसकी अगर आप डेफिनेशन पढ़ें तो उसमें बड़ा मतलब बड़ी फिक्स्ड डेफिनेशन है, बड़ी रिजिड डेफिनेशन है कि हाइड्रोलिसिस ओनली अकर्स एंड द पीएच ऑफ सोल्यूशन चेंजेस। बाकी बुक्स में आपको इतना आप कह लें कि इस किस्म की डेफिनेशन नहीं मिलेगी, बट यानी आप ये कह लें कि एक पर्टिकुलर स्कूल ऑफ थॉट है जो हाइड्रोलिसिस को इस तरह से डिफाइन करते हैं। ऑल्दो हम हाइड्रोलिसिस को 2-3 तरह से डिफाइन कर रहे होते हैं, बट आप इसको इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं क्योंकि आपके पास सिलेबस में मौजूद है। तो आप कह सकते हैं कि व्हाट इज हाइड्रोलिसिस, कि व्हेन द पीएच ऑफ द सोल्यूशन चेंजेस हाइड्रोलिसिस ओनली अकर्स देन, यानी कि जब भी सोल्यूशन की पीएच में चेंज आएगा देन आप उसको हाइड्रोलिसिस कह सकते हैं, अदरवाइज आप उसको तकरीबन आप कह लें कि 95% केसेस के अंदर ये डेफिनेशन बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। हाइड्रेशन यहाँ पे कोई चेंज नहीं आती, ओनली हाइड्रेट्स फॉर्म, ठीक है, न्यू हाइड्रेट्स फॉर्म। अच्छा, अब अगर मैं इसको डिफाइन करने जाऊँ हाइड्रोलिसिस को और हाइड्रेशन को सिंपल आसान लफ्जों में डिफाइन करना जाऊँ तो हाइड्रोलिसिस सिंपली क्या है, इट इज़ द रिएक्शन ऑफ सॉल्ट एंड वाटर टू फॉर्म आइदर एसिडिक और बेसिक सोल्यूशन,
ठीक है। अगर हम हाइड्रोलिसिस की बात करें, एक्चुअल अगर मैं हाइड्रोलिसिस को डिफाइन करूं, यानी एक तो आपकी बुक वाली डेफिनेशन मैंने आपको कही, ठीक है, और एक आप इसको यानी आप हाइड्रोलिसिस सिंपली एक भी कह सकते हैं कि रिएक्शन ऑफ वाटर विद सॉल्ट व्हेन द पीएच ऑफ द सॉल्यूशन चेंजेस, ठीक है। और हम इसको ये भी कह सकते हैं कि व्हाट इज हाइड्रोलिसिस के रिएक्शन ऑफ सॉल्ट एंड वाटर, रिएक्शन ऑफ salt and water, reaction of salt and water to form acidic or basic solution, to form acidic or basic solution. For example, let's say हम कहते हैं कि हमारे पास है अमोनियम क्लोराइड. अमोनियम क्लोराइड इज अ सॉल्ट, ठीक है, एंड वी डिजॉल्व इट इन वाटर, ठीक है. वाटर विल ब्रेक अमोनियम, और आप कह लेंगे अमोनियम क्लोराइड विल ब्रेक वाटर मॉलिक्यूल, और इस केस में आपको क्या मिल जाएगा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड प्लस HCl, ठीक है. अमोनियम हाइड्रोक्साइड प्लस HCl. अमोनियम क्लोराइड क्या है, इट इज अ सॉल्ट. अमोनियम क्लोराइड इज अ सॉल्ट. अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज अ वीक base and HCl is a strong acid, ठीक है. तो अमोनियम क्लोराइड when dissolved in water it breaks water molecule, ठीक है, and we get a weak base and a strong salt. So because we are getting a strong strong acid, the pH of the solution decreases. pH decreases, and because pH is decreasing, यानी जब आप अमोनियम क्लोराइड को पानी में ऐड करते हैं, the number of hydrogen ions will increase. Number of hydrogen ions increases, क्योंकि strong acid बन रहा है, तो the number of hydrogen ions increases and the pH of solution changes. That's why we can call this reaction hydrolysis, कि यहाँ पे hydrolysis हुई है, ठीक है. तो ये hydrolysis है कि reaction of an acid, reaction of a salt and water to form acidic or basic solution. तो ये क्या solution बना, ये acidic solution बना. It is an acidic solution, ठीक है. अच्छा, इसी तरीके से hydration is the addition of water to ions or molecules. Hydration simply क्या है, not just with ions, ठीक है. ये जहन में रखिएगा, आपकी बुक के अंदर है कि आइंस के साथ, बट हाइड्रेशन आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ही पढ़ते हैं, ठीक है. हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन्स की हाइड्रेशन में अल्कोहल बनते हैं, तो लाजमी नहीं है कि हाइड्रेशन सिर्फ आइंस के साथ हो. हाइड्रेशन इज द एडिशन ऑफ वाटर, ठीक है. जब मैं हाइड्रेशन को डिफाइन करता हूँ तो हाइड्रेशन सिंपली क्या है, व्हाट इज हाइड्रेशन, नॉट जस्ट विद आइंस, ये जहन में रखिएगा. हाइड्रेशन इज व्हेन इज द एडिशन ऑफ वाटर, addition of water to ions or molecules, to ions or molecules, ठीक है जी. तो लेट्स से कॉपर सल्फेट CuSO4 plus 5H2O, ठीक है. दिस वुड फॉर्म CuSO4.5H2. Now this is not a new compound, ठीक है. ये जस्ट सिंपली क्या हुआ है कि वाटर, जब आपने CuSO4 को पानी में ऐड किया है, वी गेट दिस हाइड्रेटेड सॉल्ट, ठीक है. ये क्या कहलाएगा, हाइड्रेटेड सॉल्ट. ये एनहाइड्रस सॉल्ट है, और ये जो वाटर मॉलिक्यूल इसके साथ अटैच हुआ है, दिस वाटर मॉलिक्यूल इज नोन एज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है. तो दिस इज कॉल्ड वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है जी. नाउ दिस इज हाइड्रेशन. इन द सेम रिएक्शन अकर्स विद अल्कीन, C2H4 plus H2O. This becomes C2H5OH, ठीक है जी. दिस इज ऑल्सो नोन एज हाइड्रेशन, ठीक है. हाइड्रेशन यहाँ पे सिंपल वाटर मॉलिक्यूल ऐड हो गया, किसमें, अल्कीन में ऐड हो गया, ठीक है. तो आपको अल्कोहल मिल गया. तो हाइड्रोलिसिस और हाइड्रेशन में डिफरेंस क्या आ गया, यहाँ पे हाइड्रेशन जो है, अगर आप देखें इसको, हम थोड़ा सा इस रिएक्शन को मैं फिलहाल, मतलब जो हमने भी डिफरेंसेस की बात की है उससे ये थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है. इसको हम ऑर्गेनिक में जाकर डिफरेंट मतलब आप कह लें कि डिस्कस करेंगे. यहाँ पे आपको एक नया कंपाउंड मिल रहा है, तो हाइड्रेशन को भी हम आगे फर्दर टाइप्स के अंदर डिवाइड करते हैं, ठीक है. बट जो बेसिक डेफिनेशन है हाइड्रेशन की, वो सिंपली क्या होगी कि एडिशन ऑफ वाटर टू आइंस. जब आइंस में ऐड होगा तो हाइड्रेशन जो है वो आप कह लें कि इट इज़ नॉट अ केमिकल रिएक्शन, बट इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मतलब आप इसको सिंपल यूँ जहन में रख सकते हैं. फिलहाल आप इसको यूँ जहन में रखें, आगे हम ऑर्गेनिक में जाके इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे. मैं इसको सिंपल यूँ कह देता हूँ कि व्हेन हाइड्रेशन occurs in organic compounds, it is a chemical reaction. It is a chemical reaction.
बट विद आयनिक कंपाउंड्स, यानी आप यूँ कह लें कि हाइड्रेशन और हाइड्रोलिसिस को फिलहाल हम सिर्फ देख रहे हैं आयनिक कंपाउंड्स के रिस्पेक्टिवली। आयनिक कंपाउंड्स में जब हाइड्रोलिसिस होगी इट इज़ अ केमिकल रिएक्शन इफ पीएच चेंजेस। आयनिक कंपाउंड में जब हाइड्रेशन होगी नो केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो आई होप यहाँ पे मैं आपको कंफ्यूज नहीं कर रहा हूँ। ये ध्यान में रखिएगा कि हम बात कर रहे हैं सिर्फ आयनिक सब्सटेंस की, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट्स हैं हमारे पास। ठीक है, तो आयोनिक सब्सटेंस की हम बात कर रहे हैं। आयनिक सब्सटेंस में हाइड्रोलिसिस और हाइड्रेशन की बात कर रहे हैं। तो आयनिक सब्सटेंस में जो हाइड्रेशन है इट इज़ नॉट अ केमिकल रिएक्शन। हाइड्रेशन ऑर्गेनिक में होगी, केमिकल रिएक्शन होगी, बट आयनिक सब्सटेंस अगर हाइड्रेशन आयनिक सब्सटेंस की है तो देन इट इज़ नॉट अ केमिकल रिएक्शन। बट यही हाइड्रेशन अगर ऑर्गेनिक में होगी तो केमिकल रिएक्शन होगा। हाइड्रोलिसिस ये इफ पीएच चेंजेस, ठीक है, फॉर आयनिक सब्सटेंसेस। तो ये थोड़ा सा आपको डिफरेंस ध्यान में रखना है फॉर हाइड्रोलिसिस एंड हाइड्रेशन। अब हाइड्रेशन सिंपली आयनिक सब्सटेंस में हाइड्रेशन क्या होती है कि जब हम किसी आयनिक सब्सटेंस को पानी में ऐड करते हैं, यानी लेट्स से कि हमारे पास ये एक बीकर है, ठीक है जी, हमारे पास ये बीकर है, इसमें वाटर मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं, पानी मौजूद है। ठीक है, आपने लेट से इसमें NaCl ऐड किया, हम बात कर रहे हैं हाइड्रेशन की। तो जब हम इसमें NaCl ऐड करते हैं, ठीक है, तो व्हेन इट एंटर्स इन वाटर इट ब्रेक्स इनटू आयंस Na+ एंड Cl-। नाउ द पॉजिटिव आयंस, वाटर क्या है? वाटर इज अ पोलर मॉलिक्यूल। ठीक है, वी नो दिस थिंग दैट वाटर H2O इज अ पोलर मॉलिक्यूल। तो व्हेन NaCl एंटर्स इन वाटर, जब NaCl पानी में एंटर होता है तो द पॉजिटिव आयंस विल स्टार्ट अट्रैक्टिंग when NaCl enters in water, the sodium ions Na+ starts attracting the negative part of water. Negative part of water is OH ions, हाइड्रोक्साइड आयंस। वाटर को अगर ब्रेक किया जाए आयंस में तो वाटर क्या है? H+, सॉरी इसको आपने ऐसे लिखना, इसको रब करते हैं। ठीक है, वाटर का नेगेटिव पार्ट जो है वो हम सिंपल किस तरह से देखेंगे। वाटर क्या है? H2O। वाटर इज अ पोलर मॉलिक्यूल। ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर्स मौजूद हैं। ठीक है, ऑक्सीजन इज द पार्शियल नेगेटिव एंड हाइड्रोजन इज पार्शियल पॉजिटिव। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि द सोडियम आयंस विल स्टार्ट अट्रैक्टिंग द नेगेटिव पार्ट। व्हाट इज द नेगेटिव पार्ट? इज पार्शियल नेगेटिव, ऑक्सीजन। तो ये ऑक्सीजन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होगा। इसी तरीके से अगर हम बात करें पॉजिटिव आयंस, नेगेटिव आयंस की, नेगेटिव आयंस क्या है? क्लोराइड आयंस, दे स्टार्ट अट्रैक्टिंग द पॉजिटिव पार्ट ऑफ वाटर। तो बेसिकली ये आप कह लें कि जो आपके आयंस होते हैं, लेट से हम सोडियम आयन की बात करते हैं, सपोज दिस इज द सोडियम आयन। व्हेन दिस सोडियम आयन एंटर्स इन वाटर, वाटर मॉलिक्यूल्स विल सराउंड दिस सोडियम आयन। वाटर मॉलिक्यूल्स जो हैं वो इस सोडियम आयन को सराउंड कर लेंगे। कैसे सराउंड कर लेंगे? लेट से दिस इज अ वाटर मॉलिक्यूल H2O। ठीक है, अब इसका जो नेगेटिव पार्ट है ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होगा। ऐसे ही यहाँ पे एक और वाटर मॉलिक्यूल है H2O, इसका नेगेटिव पार्ट भी सोडियम आयन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होगा। ऐसे यहाँ पे एक और वाटर मॉलिक्यूल है H2O। तो मतलब ये इस तरह से आप कह रहे हैं कि अलाइंड हो गए हैं कि सारे जो नेगेटिव पार्ट था वाटर का वो सोडियम आयन की तरफ आ गया। ठीक है, इसी तरीके से जो क्लोराइड आयन है, ठीक है, सपोज क्लोराइड आयन जो है इसको कौन अट्रैक्ट कर रहा होगा? क्लोराइड आयन को वाटर का पॉजिटिव पार्ट। और पॉजिटिव पार्ट क्या है वाटर में? हाइड्रोजन। तो H+, यानी जो पार्शियल पॉजिटिव पार्ट है ये अट्रैक्ट कर रहा है इसको, पार्शियल पॉजिटिव पार्ट ये अट्रैक्ट कर रहा है इसको। इसी तरीके से यहाँ पे भी एक वाटर मॉलिक्यूल मौजूद है। ठीक है, तो ये बेसिकली आप शायद आपको बात समझ में आ रही होगी कि पार्शियल पॉजिटिव ये अट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है, तो दिस सराउंडिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, दिस सराउंडिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स the surrounding of solute particles by solvent particles, the surrounding of NaCl ions, the surrounding of NaCl by water molecules
इज नोन एज हाइड्रेशन, ये कहलाती है हाइड्रेशन, ठीक है। और आपने लेटेस्ट इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन पढ़ी, सॉरी स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन पढ़ी थी। हाइड्रेशन इंथैल्पी क्या थी कि व्हेन 1 मोल ऑफ गैसियस आयन इज डिजॉल्व इन वाटर टू फॉर्म एन इन्फिनिटली डाइल्यूट सोल्यूशन। तो ये जो गैसियस आयन है, अब बेसिकली इन दोनों के दरमियान भी एक अट्रैक्शन है, सोडियम आयन और क्लोराइड आयन के दरमियान एक अट्रैक्शन है, और इस अट्रैक्शन को हम क्या नाम दे रहे हैं, दिस इज लैटिस इंथैल्पी। और ये जो वाटर मॉलिक्यूल इसको अट्रैक्ट कर रहे हैं अपनी तरफ, दिस इज हाइड्रेशन इंथैल्पी, ये हाइड्रेशन इंथैल्पी है। अब अगर हाइड्रेशन इंथैल्पी इज स्ट्रॉन्गर देन लैटिस इंथैल्पी तो NaCl ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। हम कहेंगे कि इट विल डिजॉल्व इन वाटर। एंड इफ लैटिस इंथैल्पी इज स्ट्रॉन्गर देन हाइड्रेशन इंथैल्पी तो ये पानी में डिजॉल्व नहीं होगा, यानी सर्टेन आयनिक कंपाउंड्स डू नॉट गेट डिजॉल्व इन वाटर। व्हाई? बिकॉज देयर लैटिस इंथैल्पी इज ग्रेटर देन हाइड्रेशन इंथैल्पी। तो लैटिस ब्रेक नहीं हो पाता, और जब लैटिस ब्रेक नहीं हो पाएगा तो डिजॉल्व नहीं होगा, ठीक है। तो हाइड्रेशन, अब आई होप क्लियर हो गई होगी व्हाट इज हाइड्रेशन इन आयनिक कंपाउंड्स। व्हाट इज हाइड्रेशन? इट इज नॉट अ केमिकल प्रोसेस। अब दिस इज नॉट अ केमिकल प्रोसेस कि आपने सिंपली जो है वो इसको ब्रेक किया और वाटर मॉलिक्यूल्स का अटैच हो गया। ऑर्गेनिक में इट इज समथिंग एल्स, बट यहाँ पे इन आयनिक सब्सटेंस सिंपली क्या हुआ है कि आपने किसी आयनिक सब्सटेंस को पानी में डिजॉल्व किया और उसके आयंस ने वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ अट्रैक्शंस डेवलप कर ली, एंड ड्यूरिंग दैट इंस्टेंस अगर आपने क्रिस्टलाइजेशन स्टार्ट कर दी, NaCl पानी में मौजूद है एंड वी स्टार्ट क्रिस्टलाइजेशन, लेट्स से हम NaCl की एग्जांपल नहीं लेते, सपोज हम कॉपर सल्फेट की एग्जांपल ले लेते हैं जो हमने यहाँ बात की थी, रिएक्शन लिखा था, ठीक है। तो कॉपर सल्फेट को आपने पानी में डिजॉल्व किया एंड यू सडनली स्टार्ट क्रिस्टलाइजेशन, आपने सोल्यूशन को हीट करना शुरू किया, वाटर वेपोरेट हो रहा है, ठीक है। एंड इन सर्टेन इंस्टेंस आपने उसको हीट करना बंद किया और उसके क्रिस्टल्स कलेक्ट किए कॉपर सल्फेट के। तो क्योंकि कॉपर सल्फेट, अब कॉपर सल्फेट में आयंस कौन से हैं? कॉपर सल्फेट में आयंस मौजूद है Cu+ एंड SO4 2-। तो जब ये क्रिस्टलाइज होगा तो सर्टेन वाटर मॉलिक्यूल्स जो हैं जो इसकी सराउंडिंग में मौजूद थे, दे विल क्रिस्टलाइज विद इट एज वेल, ठीक है। ये जो वाटर मॉलिक्यूल इसके साथ मौजूद थे, जब CuSO4 लिक्विड से सॉलिड फेज में आएगा तो ये इन वाटर मॉलिक्यूल्स को भी अपने साथ ले आएगा। तो जो हाइड्रेटेड आपको जो क्रिस्टल फॉर्म में कॉपर सल्फेट मिलेगा उसमें वाटर मॉलिक्यूल्स ट्रैप्ड हुए होंगे, ठीक है। तो वाटर मॉलिक्यूल्स गेट ट्रैप्ड इन सॉल्ट क्रिस्टल व्हेन क्रिस्टलाइजेशन अकर्स, ठीक है। तो यहां तक बात समझ में आ रही है बेटा आपको? इसमें कोई कंफ्यूजन? जी, इज इट क्लियर? इसमें कोई कंफ्यूजन? हाँ जी बेटा, किसी को इसमें कोई कंफ्यूजन हो? ठीक है जी। तो यहां तक हमने ये बात कर ली कि, एक मिनट बेटा था मुझे, एक मिनट होल्ड कीजिएगा जरा बेटा। अच्छा जी, तो यहां तक हमने बात कर ली है कि हाइड्रेशन क्या है और हाइड्रोलिसिस क्या है, ठीक है। आई होप ये बात सबको क्लियर हो गई होगी, द डिफरेंस बिटवीन हाइड्रेशन एंड हाइड्रोलिसिस। तो हाइड्रेशन जो है ये सिंपली वाटर मॉलिक्यूल्स का सराउंड कर लेना, किसको? सॉल्यूट के पार्टिकल्स को, ठीक है। और मोस्टली जो हाइड्रेशन होती है, यानी आप कह लें कि सपोज कॉपर सल्फेट है, ठीक है, जैसे अभी हमने कॉपर सल्फेट की एग्जांपल ली, तो कॉपर सल्फेट के केस में ये जो आपके पास CuSO4.5H2O बना है, दिस इज हाइड्रेटेड सॉल्ट, ठीक है। अब इसमें मोस्टली जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं दे आर अटैच्ड विद कॉपर। यहाँ कह लें द पॉजिटिव आयंस दे हैव अ हायर टेंडेंसी ऑफ हाइड्रेशन एज कंपेयर टू द नेगेटिव आयंस, ये ध्यान में रखिएगा। पॉजिटिव आयंस हैव अ हायर tendency of ionization as compared to negative ions,
ठीक है जी। पॉजिटिव आयंस में नेगेटिव आयंस के मुकाबले में हाइड्रेशन की टेंडेंसी हैव अ हायर टेंडेंसी ऑफ हाइड्रेशन, सॉरी इसको रख कर हाइड्रेशन, हायर टेंडेंसी ऑफ हाइड्रेशन एज कंपेयर टू नेगेटिव आयंस। क्यों? बिकॉज हाइड्रेशन डिपेंड्स ऑन चार्ज डेंसिटी, हाइड्रेशन depends on charge density। हाइड्रेशन किस पे डिपेंड करती है? चार्ज डेंसिटी पे। एंड व्हाट इज चार्ज डेंसिटी? चार्ज डेंसिटी इज द चार्ज अपॉन द एरिया, या आप कह लें कि आयनिक रेडियस, चार्ज ऑफ द आयन अपॉन आयनिक रेडियाई। ठीक है, मतलब आयनिक रेडियाई जितना ज़्यादा होगा चार्ज डेंसिटी उतनी कम होगी, चार्ज जितना ज़्यादा होगा चार्ज डेंसिटी उतनी ज़्यादा होगी। तो जो छोटे कैटाइंस होते हैं, फॉर एग्जांपल आप कह लें कि Al3+, Ca2+, ठीक है, इसी तरीके से बेरिलियम 2+, तो दीज आर द आयंस विच हैव अ वेरी हाई चार्ज डेंसिटी, क्योंकि इनका रेडियाई कम है, छोटे कैटाइंस है, चार्ज काफ़ी ज़्यादा है। तो दीज आर द आयंस विच हैव अ हायर चार्ज डेंसिटी, जिनकी चार्ज डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा होती है। ठीक है, तो इनके साथ, क्योंकि कैटाइन का साइज जो है वो हमेशा कम होता है, ये हमें मालूम है। तो रेडिया ऑफ कैटाइन इज स्मॉलर देन इट्स एटम। ठीक है, तो कैटाइंस का रेडिया तो वैसे ही कम होता है, प्लस चार्ज भी इनके ऊपर ज़्यादा है, तो वाटर मॉलिक्यूल ज़्यादा इनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। इसके बरक्स अगर हम नेगेटिव आयन की बात करें, फॉर एग्जांपल ब्रोमाइड आयन की, अब रेडियस भी ज़्यादा है और चार्ज इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन, एक और एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया। ठीक है, तो चार्ज भी कम है, Br- और Cl-, तो दीज आर हैवी एनाइंस, लार्जर एनाइंस। ठीक है, तो इनकी जो चार्ज डेंसिटी होती है, दे हैव, इट इज़ लो, चार्ज कम है, रेडियस ज़्यादा है, तो हम कहेंगे इसके लो चार्ज डेंसिटी। इनकी चार्ज डेंसिटी कम होती है, तो वाटर मॉलिक्यूल्स का इनके साथ अटैच होने का चांस भी कम होता है। तो कैटाइंस हैव अ हायर चार्ज डेंसिटी एज कंपेयर टू एनाइंस। कैटाइंस की चार्ज डेंसिटी एनाइंस के मुकाबले में ज़्यादा होती है, एंड दैट्स वाई इनमें हाइड्रेशन भी आपको ज़्यादा नज़र आएगी। ठीक है, तो कैटाइंस हैव अ हायर चार्ज, नॉर्मली कैटाइंस हैव अ हायर चार्ज डेंसिटी एज कंपेयर टू एनाइंस, एंड दैट्स वाई दे हैव अ हायर टेंडेंसी टू फॉर्म हाइड्रेट्स। इनमें हाइड्रेट्स बनाने की एबिलिटी ज़्यादा होती है, वाटर मॉलिक्यूल्स ज़्यादा इनको सराउंड करते हैं। ठीक है जी, क्लियर हो गई ये बात बेटा? इसमें कोई कंफ्यूजन? यहाँ तक बात सबको क्लियर है? सॉल्वेशन और हाइड्रेशन में क्या डिफरेंस है? एक ही बात है बेटा, सॉल्वेशन और हाइड्रेशन एक ही बात है। इफ द सॉल्वेंट इज वाटर देन इट इज नोन एज हाइड्रेशन, अदरवाइज इट इज ऑलवेज नोन एज सॉल्वेशन। ठीक है, सॉल्वेशन या हाइड्रेशन में कोई फर्क नहीं है। अगर सॉल्वेंट पानी है तो ये कहलाएगी हाइड्रेशन, अदरवाइज कोई भी सॉल्वेंट है तो ये कहलाएगी सॉल्वेशन। क्लियर है ये पॉइंट? जी, क्लियर हो गई है बेटा? सॉल्वेशन और हाइड्रेशन में क्या डिफरेंस है, और इसके अलावा कोई भी दूसरा क्वेश्चन हो? जी, एनाइन की लो चार्ज डेंसिटी का रीजन दोबारा रिपीट कर लें। अच्छा, सॉल्वेशन और हाइड्रेशन वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है? ठीक है, तो एनाइन की लो चार्ज डेंसिटी का अगर हम रीजन की बात करें, देखें एनाइन के केस में क्या है आपके पास, ये ध्यान में रखें कि जितना आपका, यानी जो एनाइन होता है, एनाइन का रेडियाई इज ऑलवेज ग्रेटर देन द एटम। ठीक है, द रेडियाई ऑफ एनाइन इज ऑलवेज ग्रेटर देन एटम, क्योंकि उसमें एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा ऐड हो गया ना, प्रोटॉन कम हो गए, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गए, तो शेल थोड़े से आप कह लेंगे डिस्पर्स्ड हो जाएंगे। तो रेडियस ऑफ एनाइन इज ऑलवेज ग्रेटर देन एटम। ठीक है, कैटाइन का रेडियस हमेशा स्मॉल होता है। अगर आपके पास एक कंपाउंड है, लेट्स से AlCl3, तो इसमें आयंस कौन से बन रहे हैं? एल्यूमिनियम आयन Al3+ और Cl-। तो अब अगर हम कहें कि इसकी हाइड्रेशन होगी तो वाटर मॉलिक्यूल किसके साथ ज़्यादा अटैच होना पसंद करेंगे? Al3+ के साथ या Cl- के साथ? Cl- बड़ा एनाइन है, इसका रेडियस ज़्यादा है, चार्ज भी कम है,
तो वाटर मॉलिक्यूल इसकी तरफ कम अट्रैक्ट होंगे। Al3+ छोटा कैटाइन है, चार्ज भी ज्यादा है, तो वाटर मॉलिक्यूल इसकी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होंगे। ठीक है जी, क्लियर हो गई पॉइंट जी, क्लियर है ये पॉइंट। और इसी तरीके से सॉल्वेशन और हाइड्रेशन, ये दोनों टर्म्स ध्यान में रखें कि सॉल्वेशन यानी सॉल्वेशन इज सिंपली द सराउंडिंग ऑफ सॉल्वेंट, द सराउंडिंग ऑफ सॉल्यूट बाय सॉल्वेंट, द सराउंडिंग ऑफ solute by solvent, this is called solvation. And if the solvent is water, then it is hydration. If the solvent is water, then it is hydration. तो फिर ये क्या कहलाएगी? हाइड्रेशन कहलाएगी जी। जी बेटा, ये क्लियर है सबको पॉइंट? इसमें कोई कंफ्यूजन अब किसी को, यहाँ तक जो आज अब तक हमने बात की है, किसी को कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट?